नमस्कार दोस्तों, आज वीर भूमि जी के जनरल स्टडी में आप सबका स्वागत है। आज बात करते हैं इतिहास भाग 5 का। दोस्तों, आज का पहला पॉइंट है वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में है। वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में है? पहला है ऋग्वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। दूसरा है उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। पहला याद रखना है 1500 से 1000 के बीच है, यह है ऋग्वैदिक काल। दूसरा है उत्तर वैदिक काल। दोस्तों, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे हैं। आपको एग्जाम में पूछेगा दोस्तों, आर्य सर्वप्रथम कहाँ पर बसा था? मारना उत्तर पंजाब एवं अफगानिस्तान में। मैक्स मूलर, ध्यान देने योग्य है, मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया बताया था। मैक्स मूलर ने आर्य का मूल निवास कहाँ बताया था? मध्य एशिया बताया था। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सा है? वैदिक सभ्यता है। आपको एग्जाम में पूछेगा आर्यों द्वारा निर्मित जब भी सभ्यता पूछेगा वैदिक सभ्यता मारना है। ये एग्जाम में पूछा गया था 2002 में बीपीएससी में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता कौन था? ग्रामीण सभ्यता था। आर्यों द्वारा पूछेगा कौन सा सभ्यता था? ग्रामीण सभ्यता था। यही भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में ये भी पूछता है आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता कौन था? ग्रामीण सभ्यता था। नेक्स्ट पॉइंट है आर्यों का भाषा कैसा था? संस्कृति था। संस्कृत भाषा जो था आर्य का था। आपको एग्जाम में पूछेगा आर्यों की भाषा कौन सा था? संस्कृत मारना है। एक बार रिपीट कर लेते हैं वैदिक सभ्यता का। वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में हुआ था। ऋग्वैदिक काल जो 1500 1000 ईसा पूर्व माना गया है। दूसरा था उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया था। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसा था। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया बताया था। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन था? वैदिक सभ्यता था। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता था। आर्यों का मुख्य भाषा कौन था? संस्कृत था। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आर्यों के भाषा संस्कृत, ये पहले भी बताए थे। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बटा था। पहला था कुल, दूसरा था ग्राम, तीसरा था विष, चौथा था जन, 5वां था राष्ट्र। ग्राम के मुखिया क्या कहता था? ग्रामणी कहा जाता था। एग्जाम में पूछेगा आर्यों में ग्राम के मुखिया क्या कहा जाता था? ग्रामणी। विश्व का प्रधान किसको कहते थे? विस्पति। विश्व का प्रधान को क्या कहते थे आर्य में? विस्पति। ग्राम के मुखिया को ग्रामणी, विश्व के प्रधान को विस्पति एवं जन के शासक को राजन कहा जाता। जन के शासन क्या कहते थे? राजन। राज्याधिकार में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। आपको एग्जाम में पूछेगा जो आर्य में राज्याधिकारी जो था उसमें कौन सा प्रमुख था? पुरोहित एवं सेनानी। पुरोहित एवं सेनानी। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। आपको एग्जाम में पूछेगा दोस्तों रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र द्वारा उदार पुरोहित था। विश्वामित्र के साथ था उदार पुरोहित। सूत रथकार तथा कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहते थे। सूत जो था रथकार था और कम्मादी नामक अधिकारी को क्या कहता था? रत्नी कहा जाता था। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करता है। इनको मिलाकर राजा सहित तो संख्या कितना मिला था? तो ये सूत और रथकार जो था कम्मादी, ये तीनों मिलकर रत्नी कहा जाता था। इन्हीं संख्या और राजा सहित मिलाकर 12 हुआ करता था। नेक्स्ट पॉइंट करते दोस्तों बात। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों दिशा उत्तर वैदिक राजा शब्द का नाम। ये देखिए
पूर्व प्राचीन जब भी पूछेगा सम्राट मारना है। पश्चिमी प्रतीची स्वराष्ट्र, पश्चिमी प्रतीची को बोलेगा तो स्वराष्ट्र मारना। उत्तर उत्तीची को विराट मारना है। उत्तर का विराट, पश्चिमी का स्वराष्ट्र, पूर्व का सम्राट, मध्य के का राजा, दक्षिण का भोज। अब नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं दोस्तों। पूरम ये दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकार होता था। वाजपति किसका होता था अधिकार? गोचर जो भूमि होता था उसी का अधिकार होता था वाजपति का। उग्र किसको कहते थे? अपराधी को पकड़ने के कार्य को उग्र कहते थे। उग्र का मतलब हुआ कि जैसे कोई अपराधी जो कुछ भी अपराधी कर लेता तो उसको पकड़ने के लिए जो एक कमेटी जो बनाया गया था उसको हम क्या कहते थे? उग्र कहते थे। उग्र कहते थे। कमेटी जो बैठाया जाता था और जो अपराधी करता था जो लोग, उसको पकड़ने के लिए जिस कमेटी बनाया गया था उसको हम क्या कहते हैं? उग्र कहते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं। ये बात तो हम तो बताए किए थे, तो अपराधियों को पकड़ने के लिए क्या करते थे? उग्र करते थे। अब नोट्स में देखिए दोस्तों, ऋग्वेदी में किसी तरह के न्यायाधिकरण का उल्लेख नहीं है। आपको एग्जाम में पूछेगा ऋग्वेदी में न्यायाधिकरण मतलब होता है कि कोई भी कानून वाला जो नियम जो था उसका उल्लेखन नहीं किया गया ऋग्वेदी काल में। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा जो था और समिति जो था राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा एवं समिति ने राजा को सलाह दे सकता था कि आप ये कर सकते, वो कर सकते। दोस्तों नेक्स्ट इसी पॉइंट है, सभा श्रेष्ठ एवं संप्रभात लोगों की संस्था थी। संप्रभात लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधि करती थी। समिति जो था सामान्य जो जनता के लिए समिति बनाया गया था, समिति जो था सामान्य जनता के लिए प्रतिनिधि करती थी, यानी सामान्य जनरल जो आदमी जाया करता था उसके लिए एक कानून की तरह कार्य करता था। दोस्तों इसी में नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अध्यक्ष को ईशान कहते थे। आपको पूछेगा जो समिति जो बनाया गया था उसी में जो अध्यक्ष होता था उसको क्या कहते? ईशान कहते थे। स्त्री सभा एवं समिति में भाग ले सकती थी। ईशान जो अध्यक्ष बनाया गया था, स्त्री एवं सभा समितियों में भाग ले सकता था। यह ईशान स्त्री एवं समितियों में यह भाग ले सकता है। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। आपको एग्जाम में पूछेगा दोस्तों, युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करता था? राजा करता था। युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करता था? राजा करता है। युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया था। अब इसमें आपको एग्जाम में पूछेगा युद्ध के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया था? गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसका अर्थ है गायों की खोज। जिसका क्या अर्थ है? गायों की खोज। 10 राज युद्ध, आपको एग्जाम में पूछेगा 10 राज युद्ध का उल्लेखन ऋग्वेद के कितवें मंडल में है? ऋग्वेद का कितवें मंडल में है? 7वें मंडल में। 7वां मंडल जो है उसी में 10 राज्य युद्ध जो हुआ था उसी में उल्लेखन किया गया है। यह युद्ध नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है 10 राज्य युद्ध का उल्लेखन ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। यह युद्ध जो है पुरुषनी यानी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था। आपको एग्जाम में पूछेगा 10 राज्य युद्ध जो था किनके बीचों में लड़ा गया था? जो परसोनी जो रावी नदी के तट पर था, सुदास व्यक्ति था और 10 जनों के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें सुदास का जो हुआ था विजयी हुआ था। किसका विजयी हुआ था? सुदास का। 10 राजयुग में किसका विजयी हुआ था? सुदास का विजयी हुआ था। दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते दोस्तों। ऋग्वेदिक समाज 4 वर्गों में विभक्त है। आपको एग्जाम में पूछेगा ऋग्वेदिक समाज जो कितने वर्ग में बांटा गया था? 4 भागों में बांटा गया था। यह वर्ग थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र था। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। यह विभाजन किस पर आधारित था? व्यवसाय पर।
ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्थ वर्ग का उल्लेखन मिलता है। ऋग्वेद में 10वें मंडल में पुरुष सूक्त एवं 10वें मंडल में पूछ रहा है ना, चतुर्थ वर्ग का उल्लेखन मिलता है। चतुर्थ वर्ग का उल्लेखन मिलता है पुरुष सूक्त में। इसमें कहा गया कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से उत्पन्न हुई है। शूद्र, हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। आर्यों का समाज पितृ प्रधान देश था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल कहते थे, जिसका मुखिया उसका पिता होता, जिसे हम कुलप कहते थे। स्त्री इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग ले सकता था। स्त्री इस काल में जो था, यानी आर्य जो था जिस काल में, उसी काल में यानी पति के साथ स्त्री भी यज्ञ में भाग ले सकता था। स्त्री बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। इसमें बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। आपको पूछेगा एग्जाम में, बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन कौन सा समाज में नहीं था। इसमें आपको क्या मारना है, आर्य समाज में जो था बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के साथ छोटे भाई से विवाह कर सकता है। विधवा जो किसी का अगर पति मर जाता तो उसके जो पति के छोटे भाई जो होता था उससे वह विवाह कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट के बात करते दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको ये बताइए कि उसका पति जो मर जाता था उसके छोटे भाई से वह विवाह कर सकता था। आर्य समाज में स्त्री शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। आर्य समाज में स्त्री जो था शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था स्त्री को। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, अब दोस्तों ये बात ध्यान रखने का है, ऋग्वेद में लोपामुद्रा जो होता था घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। विदुषी जो था स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। वाद विवाद की चुनौती दिया था इसी में आर्य समाज। जीवन भर अविवाहित रहने वाले महिलाओं को अमाजू कहते थे। जीवन भर जो स्त्री जो विवाह नहीं करता था आर्य समाज में, उसको क्या कहते थे, अमाजू। ये एग्ज़ाम में पूछता है, ये डिफेंस का हो या रेलवे किसी प्रकार के एग्ज़ाम में ये पूछा गया था दोस्तों। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ कौन था, सोमरस था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ कौन सा था, सोमरस। यह वनस्पति से बनाया जाता था। यह क्या बनाया जाता था, वनस्पति से। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ पूछेगा आपको एग्जाम में दोस्तों। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था, सोमरस। ये बिहार पुलिस में भी एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ कौन सा है, सोमरस है। सोमरस मारना, सोमरस। आर्य का पेय पदार्थ। दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे दोस्तों। आर्य मुख्यतः किस प्रकार वस्त्र का उपयोग करता था, वो 3 प्रकार के कौन कौन सा है वो बताते हैं दोस्तों। वास था, अधिवास था और उष्ण निश था। उष्ण निश जो था, ये 3 प्रकार का आर्य वस्त्र का उपयोग करता था। ये भी एग्जाम में पूछेगा। आर्य मुख्यतः आर्य कौन सा ये वस्त्र उपयोग करता है वो नाम दिया जाएगा। आपको वास भी दे सकता है या अधिवास भी दे सकता है या उष्णीय भी दे सकता है। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। आर्य समाज में जो अंदर में जो कपड़ा पहनता था उसको हम क्या कहते थे, नीवी कहते थे। नीवी। दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। अब दर्शन इधर दिया हुआ है, इधर प्रवर्तक दिया हुआ है, इधर दर्शन इधर प्रवर्तक। इसको इधर कर देते हैं। चवार्क जो था, देखिए चवार्क योग का पतंजलि। योग का क्या था, पतंजलि। सांख्य का कपिल।
सांख्य का कपिल, ये एग्जाम में पूछता है। चावार का भी पूछ सकता है। यह सांख्य का कपिल मारना है, जब भी एग्जाम में पूछेगा। सांख्य का क्या मारना है? कपिल। न्याय का गौतम, एग्जाम में पूछेगा। न्याय जो एक दर्शन, जो प्रवर्तक कौन था? यह दर्शन था न्याय, उसका प्रवर्तक कौन था? गौतम। चावार का चावार्क्य होगा, योग का पतंजलि। सांख्य का कपिल मारना है, न्याय का गौतम मारना है। पूर्व मीमांसा, आपको एग्जाम में पूछेगा पूर्व मीमांसा का प्रवर्तक कौन था? जैमिनि मारना है, जैमिनि। पूर्व मीमांसा जिससे पूछेगा आपको जैमिनि मारना है। उत्तर मीमांसा जैसे क्वेश्चन पूछेगा बाद रामायण मारना है, बाद रामायण, ये ऑप्शन में रहेगा। उत्तर मीमांसा जैसे भी पूछेगा एग्जाम में दोस्तों आपको बाद रामायण मारना है। वैशेषिक जैसे पूछेगा कनाद भी ऑप्शन में रहेगा या उल्लूक भी ऑप्शन में रहेगा दोस्तों। वैशेषिक जैसे पूछेगा एग्जाम में दोस्तों क्या मारना है? कनाद या उल्लूक मारना है। दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, आर्यों के मनोरंजन के लिए मुख्य साधन क्या क्या था? आर्यों के मनोरंजन के लिए मुख्य साधन क्या क्या था? संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं धूत कीड़ा। आर्यों के लिए आपको एग्जाम में पूछेगा दोस्तों कौन कौन से साधन था? संगीत सुनना, रथ पर चलना, यह घुड़सवार जो करता था, घोड़े पर सवार जो करता था वो होता है धूत कीड़ा एवं शराब वराब पीता था, वो आर्य समाज का मुख्य साधन बन गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। आपको एग्जाम में पूछेगा आर्य का मुख्य व्यवसाय, जब भी पूछेगा आर्य का, उसको क्या मारना है? पशुपालन एवं कृषि। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि। गाय को अधन्या कहते थे। गाय को क्या कहा जाता है आर्य समाज में? अधन्या कहते थे, यानी आर्य में। 9 मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था, यानी गाय को अधन्या जो कहा गया था उसको 9 मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले, देखिए यहाँ दोस्तों, गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। अगर गाय को कुछ भी कोई भी कर सकता था, उसमें आर्य समाज में उसका अधिकार था कि उसको मृत्यु दंड दे सकता था अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई था। अगर मृत्यु दंड भी दे सकता था और उसको देश से बाहर कर दिया। राजा का जितना तो क्षेत्र था वहाँ से उसको बाहर के रास्ता देखना पड़ता था। आर्यों का प्रिय पशु जब भी पूछेगा दोस्तों, आपको ये एग्ज़ाम में पूछा गया था, एसएससी बिहार एसएससी में जो एग्ज़ाम पूछा गया था, आर्य का पशु क्या था? घोड़ा था। ये VVI क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान देने वाला है। आर्य का प्रिय पशु जब भी पूछेगा पशु के बारे में, घोड़ा मारना है। सर्वाधिक प्रिय देवता जब भी पूछेगा आर्य समाज में, इंद्र को मारना है। इंद्र है जो आर्य समाज के प्रमुख देवता था। पशु कौन था? घोड़ा था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सा था? लोहा था। श्याम अयस्क भी कहते थे। आर्यों द्वारा खोजा गया धातु कौन था? लोहा। श्याम अयस्क किसको कहते थे? तांबे को लोहित अयस्क कहते थे। तांबे को क्या कहते थे? लोहित अयस्क कहते थे। लोहित अयस्क कहते थे तांबे को। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। लोहित अयस्क तांबे को कहते थे। एक बार रिपीट कर लेते दोस्तों। आर्य का पशु क्या था? घोड़ा था। आर्य पशु क्या था? घोड़ा था। आर्यों का यानी आर्यों का जो तांबा को लोहित अयस्क कहते थे। आर्य में तांबे को क्या कहते हैं? लोहित अयस्क कहते हैं। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पनी कहते थे। जो व्यापार करता था आर्य समाज में, जो दूर दूर से जाता था उसको क्या कहते थे? पनी कहते थे। पनी। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वेक नॉट कहते थे। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे? वेक नॉट कहते थे। सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। अग्नि की पूजा की जाती थी। मनुष्य एवं देवता के मध्यस्थ
भूमिका निभाने वाले देवता क्यों के किसको पूजा करता था आर्य समाज में? अग्नि की पूजा करते थे। ऋग्वेद में देखिए दोस्तों, यहाँ पॉइंट है, ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों सबसे महत्वपूर्ण कौन सा नदी था? सरस्वती था, पवित्र माने जाते, सरस्वती को ही पवित्र नदी माने जाते थे ऋग्वेद में आर्य समाज में। ऋग्वेद में गंगा एक बार और यमुना 3 बार का उल्लेखन है। आर्य समाज में ऋग्वेद में आपको पूछेगा गंगा कितना बार उल्लेखन किया गया है? 1 बार, और यमुना 3 बार किया गया है, यमुना 3 बार। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बात करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, यमुना का उल्लेखन कितने बार किया है? ऋग्वेद में 3 बार, गंगा को 1 बार। इसमें सिंधु नदी का उल्लेखन सर्वाधिक बार है। सिंधु नदी का ऋग्वेद में है, बहुते बार है। अब ऋग्वेदिक कालीन नदियों कौन कौन सी? ऋग्वेदिक काल में नदियों कितनी कैसा है? कुरुब प्राचीन नाम था, आधुनिक नाम कुर्रम था। आपको एग्जाम में कुरुब का जो था प्राचीन नाम था और आधुनिक नाम कुर्रम कहा जाता है। कुबा को काबुल कहते थे दोस्तों, वितस्ता को झेलम कहते, ये भी एग्जाम में पूछता है दोस्तों। आस्किनी को चिनाब कहते थे, आधुनिक नाम क्या था आस्किनी का? चिनाब। आस्किनी का आधुनिक नाम चिनाब था। परुशनी का था प्राचीन नाम एवं आधुनिक नाम क्या था? रावी। सतुद्री का नाम क्या था? सतलज। विपाशा का व्यास। सदानिरा का गंडक। दधी का घग्गर। गोमती का गोमती का गोमल नाम था। सुवस्त का स्वाद। सुदानिरा का गंडक। सुदानिरा के ये भी एग्जाम में पूछता है दोस्तों। सुदानिरा जब भी पूछेगा उसका गंडक माना विपाशा का व्यास मारना है, जब भी पूछे व्यास मारना है। दधती का घग्गर मारना है। गोमती का गोमल मारना है। सुवस्तु को स्वाद मारना है। अब नेक्स्ट पॉइंट के बात करते दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर, उत्तर वैदिक काल में जब भी पूछेगा दोस्तों, इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय था। सर्वाधिक इंद्र जो देवता था उसके जगह पर किसका सर्वाधिक प्रिय देवता माना जाता था? प्रजापति का। अब नेक्स्ट पॉइंट के बात करते हैं। ऋग्वेदिक काल के देवता, ऋग्वेदिक काल के देवता से संबंधित देवता इंद्र था। युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता इंद्र को कहा जाता था। अग्नि देवता मनुष्य के बीच के मध्यस्थ जो था उसको अग्नि कहते थे। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य की निर्माता समुद्र का देवता कहता था। पृथ्वी जो था सूर्य के निर्मित जो समुद्र का देवता के रूप में जाना जाता था वरुण के। विश्व के नियामक एवं शासक सत्य का प्रतीक होता था वरुण। ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता कौन था? वरुण था। धौ जो था आकाश का देवता के रूप में जाना जाता। धौ जब भी आपको एग्जाम में पूछते हैं दोस्तों ये बात रखने योग्य है। आकाश के देवता के रूप में जो प्राचीन देवता भी बोला जाता था उसको क्या बोलते थे? धौ बोला जाता था। धौ आकाश के देवता के रूप में किसको बोलते थे? धौ को। नेक्स्ट पॉइंट के बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट के बात करते हैं। आकाश के देवता के रूप में किसको मानते थे दोस्तों? एक मिनट दोस्तों। आकाश के देवता के रूप में किसको मानते थे? धौ को। सोम को वनस्पति के देवता मानते थे। सोम जो था वनस्पति के देवता। उषा प्रगति एवं उत्थान का देवता। अश्वनी का विपत्तियों को हरने वाले देवता। पूषण को पशुओं का देवता। पूषण को पुष्पों का देवता। विष्णु के संरक्षक। विष्णु के संरक्षण एवं पालनकर्ता। मरुत का आंधी तूफान का देवता। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय जो होता था अनुष्ठान किया गया था। उत्तर वैदिक काल में आपको पूछेगा, उत्तर वैदिक काल में राज्याभिषेक जब भी पूछेगा उसमें हम क्या मारना है? राजसू मारना है दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में
नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा। जन्म के आधार पर ही वर्ण व्यवसाय का उत्तर वैदिक काल में निर्धारित किया गया था। दोस्तों वीडियो के लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो हमारे यूट्यूब जो चैनल है वीर भूमि जी के जनरल स्टडी उसको लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का अगर डाउट हो आप वीडियो के नीचे में जो कमेंट बॉक्स में है उसमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं सवाल और इसका जवाब जो मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। और इतिहास का आज भाग 5 था दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट भाग 6 आएगा। ये लुसेन का भाग जो था ये नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसके लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।